नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। ये करते खबरों की शुरुआत सबसे पहले सबसे बड़ी खबर इस वक्त की। तो आज की बड़ी खबर, पीएम मोदी कोलकाता को देंगे बड़ी सौगात। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का करेंगे उद्घाटन। पश्चिम बंगाल के बाद पीएम बिहार के दौरे पर जाएंगे। बिहार के बेतिया में 8700 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। तो आज प्रधानमंत्री का के अहम कार्यक्रम है ये पश्चिम बंगाल और बिहार को लेकर। पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी आज कोलकाता को देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो परियोजना की सौगात देंगे। कोलकाता की अंडर वाटर मेट्रो का निर्माण हुगली नदी के नीचे कराया गया है। अंडर वाटर मेट्रो रेल नदी और हावड़ा को कोलकाता शहर को जोड़ेगी। पीएम अंडर वाटर मेट्रो के उद्घाटन के अलावा कवि सुभाष हेमंत मुखोपाध्याय मेट्रो खंड और तारातला माजेरहाट मेट्रो खंड का उद्घाटन करेंगे। कोलकाता से ही देश भर की कई प्रमुख मेट्रो और रैपिड ट्रांसिट परियोजनाओं का भी उद्घाटन भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे, जिसमें महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड मेट्रो निगड़ी के बीच पुणे मेट्रो रेल परियोजना के पहले चरण के विस्तार की आधारशिला रखेंगे। यूपी के आगरा में ताज ईस्ट गेट से मनकामेश्वर तक आगरा मेट्रो की 6 किलोमीटर लंबी रूट का उद्घाटन करेंगे और दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर का दोहाई मोदीनगर रेल मार्ग पर ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाएंगे। इसके बाद सुबह 11:30 बजे पीएम मोदी उत्तर 24 परगना के बारासात में एक रैली को संबोधित करेंगे। इससे पहले कल कोलकाता पहुंचने पर पीएम मोदी ने अस्पताल में भर्ती स्वामी स्मरणानंद महाराज का हाल जाना। पश्चिम बंगाल के दौरे के बाद आज ही पीएम बिहार के बेतिया पहुंचेंगे। बिहार के बेतिया में दोपहर 2:30 बजे 8700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, जिसमें रेल सड़क से जुड़ी परियोजना शामिल है। इसके अलावा पीएम मोदी 109 किलोमीटर लंबी इंडियन ऑयल की मुजफ्फर मोतिहारी LPG पाइपलाइन का उद्घाटन करेंगे। तो बड़ी खबर यह है कि कोलकाता में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन सर्विस की शुरुआत हो रही है और साथ ही ये कि सॉल्ट लेक से हावड़ा मैदान तक जाने में भी जो समय लगता था वो 27 मिनट कम हो जाएगा। हमारे सहयोगी कुमार कुंदन की ये खास रिपोर्ट देखिए, बता रहे हैं आपको इसी खास मेट्रो ट्रेन सर्विस के बारे में। तकनीक के मामले में देश किस तरह तरक्की कर रहा है, इसकी मिसाल है कोलकाता का यह मेट्रो स्टेशन। यहाँ जिस जगह हम खड़े हैं ये वो मेट्रो स्टेशन है जहाँ से आगे चलकर टनल की शुरुआत होती है और यह टनल हुगली नदी के नीचे से होकर गुजरती है। आपको सोचकर भी हैरानी होगी कि किस तरीके से पानी के अंदर से मेट्रो टनल गुजर रही है और इससे घंटों का सफर मिनटों में तय हो पा रहा है। जिस हिसाब से इस ट्रैक को बनाया गया है, अमूमन ये ट्रैक विदेशों में देखा जाता है, लेकिन हिंदुस्तान में पहली बार इस तरीके से नदी का सीना चीरते हुए एक तरीके से मेट्रो ने ये काम किया है। आमतौर पर कम से कम 1.5 घंटे का समय तो कलकत्ता के ट्रैफिक में लग जाएगा यदि आप सॉल्ट लेक सिटी से हावड़ा मैदान तक जाते हैं। लेकिन इस वाटर टनल के बनने के बाद सॉल्ट लेक की अगर बात करें, सॉल्ट लेक सेक्टर 5 से हावड़ा मैदान की दूरी घटकर महज 27 मिनट अगर हम जर्नी के हिसाब से करें तो वो हो जाएगा। तो आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर पीएम मोदी, संदेश खाली की महिलाएं पीएम से लगाएंगी गुहार। संदेश खाली की पीड़ितों का दर्द सुनेंगे प्रधानमंत्री। उत्तर 24 परगना के बारासात में पीएम की सभा। संदेश खाली का मुख्य आरोपी शाहजहां शेख शिकंजे में है। उससे पूछताछ जारी है, लेकिन उसके जुल्म के सताए लोगों में अभी भी खौफ है। शाहजहां तो गिरफ्त में है, लेकिन अभी भी उसके गुर्गे खुले घूम रहे हैं। TV9 की टीम संदेश खाली पहुंची और सच जानने की कोशिश की। संदेश खाली की महिलाएं अब पीएम मोदी से अपनी सुरक्षा की गुहार लगाएंगी। आगे हम लोग सब माँ बहनें चाहते हैं कि हम मोदी जी से मिलना चाहते हैं। तो आप लोग जब मोदी जी से मिलेंगे तो ये सब बात रखेंगे? हाँ, जरूर रखेंगे। हमारे साथ जो भी हुआ है, रात को 12 बजे तक बुलाया जाता, कभी भी बुलाया जाता था लेडीजों को। जो करता था, जो भी इनको हुआ था, सब कुछ मंत्री के बताया था। शेख शाहजहां उत्तम सरदार जे हमारे एखाने अत्याचार करेছে। हाँ, डर तो लगेगा क्योंकि अभी तो बड़ा साइज का जो मछली होती है वो पकड़ गया, मगर छोटी छोटी जो है उनको भी पकड़ना चाहिए। हमारा इधर आए, हमारा इस संदेश खाली में आए और पूरा तदंत में कोशिश करें और सबको पकड़ा जाए।
और बड़ी खबर आपको बता दें, संदेश खाली के मुख्य आरोपी की सीबीआई कस्टडी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और ईडी और सीबीआई ने फिलहाल शाहजहां शेख के खिलाफ क्या एक्शन लिया है, इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में महिलाओं के साथ अत्याचार की गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। संदेशखाली का मुख्य आरोपी शाहजहां शेख बंगाल पुलिस के शिकंजे में है। शाहजहां के खिलाफ सीबीआई और ईडी एक्शन में है। इसके साथ ही एजेंसी ने 14 प्रॉपर्टी भी पीएमएलए के तहत जब्त की है। ये सभी प्रॉपर्टी संदेशखाली, कोलकाता और सेरबेरे में मौजूद है। वहीं ईडी पर हमले के मामले में सीबीआई ने कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद शाहजहां शेख और कई अन्य आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। शाहजहां की सीबीआई कस्टडी को लेकर सियासत गर्माती जा रही है। एक तरफ ममता सरकार सीबीआई कस्टडी के कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, वहीं बीजेपी ममता सरकार पर शाहजहां को बचाने का आरोप लगा रही है। सत्यमेव जयते इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये तस्वीर आपको हमेशा याद रखनी हो। ये तस्वीर दरअसल शाहजहां मानसिकता की है तृणमूल कांग्रेस में। ये तस्वीर दरअसल शाहजहां के सेकुलर संरक्षण की है टीएमसी में। दरअसल संदेशखाली में महिला उत्पीड़न, जबरन जमीन कब्जा और ईडी पर हमले के आरोपी शाहजहां को कोलकाता हाईकोर्ट ने सीबीआई कस्टडी में सौंपने का आदेश दिया था। इसके बाद सीबीआई की 3 सदस्यीय टीम शेख को लेने पुलिस मुख्यालय पहुंची, लेकिन पुलिस ने शेख को सौंपने से इनकार कर दिया। बंगाल पुलिस ने सीबीआई को दलील दी कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। दरअसल शाहजहां केस को सीबीआई कस्टडी में सौंपने के हाईकोर्ट के फैसले को ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। महाराष्ट्र में एनडीए के सीट बंटवारे को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने एक अहम बैठक की। बैठक में सीएम शिंदे, डिप्टी सीएम फडणवीस और अजीत पवार मौजूद रहे। आज भी बैठकों का दौर जारी रहेगा। महाराष्ट्र में एनडीए में बीजेपी के साथ शामिल एकनाथ शिंदे की शिवसेना अजीत पवार के एनसीपी के बीच कई सीटों को लेकर पेच फंसा है। आइए ये समझते हैं कि महाराष्ट्र में किन सीटों को लेकर क्या समीकरण है और किसका किस सीट पर दावा है। दक्षिण मुंबई की सीट शिवसेना कोटे की है, इस पर बीजेपी लड़ना चाहती है। उत्तर पश्चिम मुंबई सीट शिवसेना की है, लेकिन यहाँ से भी बीजेपी लड़ना चाहती है। रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा सीट भी शिवसेना की है, लेकिन यहाँ से भी बीजेपी अपना उम्मीदवार उतारना चाहती है। शिरूर सीट अभी एनसीपी शरद पवार गुट के पास है, लेकिन यहाँ अजीत पवार और एकनाथ शिंदे अपना अपना दावा जता रहे हैं। इसी तरह मावल शिवसेना कोटे की सीट है, अजीत पवार लड़ना चाहते हैं। गढ़चिरौली बीजेपी की सीट है, लेकिन यहाँ से एनसीपी का दावा है। इसी तरह शिवसेना की सीट नासिक, पालघर, ठाणे, संभाजीनगर, धाराशिव, परभड़ी, अमरावती और माणा से बीजेपी अपना दावा ठोक रही है, जबकि एनसीपी शरद पवार गुट की सीट सतारा से अजीत पवार के साथ बीजेपी भी अपना उम्मीदवार उतारना चाहती है। यहाँ से अशोक चव्हाण के रिश्तेदार डॉक्टर मीनल खदगावंकर को मौका मिल सकता है। कल डॉक्टर मीनल ने अमित शाह से मुलाकात की। और संभाजीनगर में गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा के दौरान इंडिया गठबंधन के नेताओं पर वंशवाद की राजनीति करने के आरोप लगाए। साथ ही दावा यह किया कि महाराष्ट्र की 48 में से 45 सीटें एनडीए ही जीतेगी। गृह मंत्री ने कहा कि लोकसभा चुनाव में एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन है, तो दूसरी ओर राहुल बाबा के नेतृत्व में घमंडिया गठबंधन है, जिनके बीच में से जनता को चुनाव करना होगा। दूसरी ओर एक परिवारवादी गठबंधन, इनका लक्ष्य क्या है? सोनिया जी का लक्ष्य है राहुल बाबा को प्रधानमंत्री बनाना, शरद पवार जी का लक्ष्य है बेटी को मुख्यमंत्री बनाना। और महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में कई बैठकों के बाद भी सीटों पर समझौता नहीं हुआ। वंचित बहुजन आघाड़ी की शर्त ने सीट बंटवारे के मसले को और उलझा दिया। इस बीच मुंबई में युवा महाराष्ट्र स्वाभिमान रैली का आयोजन किया जा रहा है। महाविकास आघाड़ी में शामिल पार्टियां महाराष्ट्र के 48 लोकसभा सीटों को लेकर अपने अपने दावे कर रही हैं। कांग्रेस उद्धव ठाकरे की पार्टी के साथ शरद पवार की पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ने के दावे कर रही है। इसी दावे की वजह से महाविकास आघाड़ी में सीटों का बंटवारा तय नहीं हो पा रहा है। सबसे बड़ा पेंच वंचित बहुजन आघाड़ी को लेकर फंसा है। वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रकाश आंबेडकर ने एमवीए के सामने ये शर्त रखी कि चुनाव के बाद एमवीए की पार्टियां या उनके सांसद बीजेपी या आरएसएस के साथ नहीं जाएंगे। प्रकाश आंबेडकर ने एमवीए के नेताओं से ये लिखित में मांगा है। इसको लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने आंबेडकर को आंखें दिखाई हैं। इस तरह से लड़ाई में एक में के ऊपर अविश्वास पैदा करना ये गलत बात है और मुझे लगता है कि कल की मीटिंग में बहुत सारा
हियरेंस होगा। आज वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ एमवी नेताओं की बैठक है। नाना पटोले ने कहा है कि अगर अकोला में वंचित अघाड़ी ने आखिरी समय में कोई गड़बड़ी की तो हमारा बैकअप प्लान भी तैयार है। ऐसी चर्चा है कि उद्धव की पार्टी 23 सीटें मांग रही है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि कोई फैसला मेरिट पर होगा। और लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के घोषणा पत्र के जल्द जारी होने की संभावना के बीच न्याय यात्रा लेकर निकले राहुल गांधी आज मध्य प्रदेश में 10 बड़े ऐलान करने वाले हैं। और राहुल ने बड़े ऐलान के क्या संकेत दिए हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस वक्त मध्य प्रदेश से गुजर रही है। राहुल इस न्याय यात्रा के दौरान युवाओं, बेरोजगारी और जाति आधारित आरक्षण यानी जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी का मुद्दा जोर शोर से उठा रहे हैं। आज राहुल युवाओं को लेकर जिन 10 बड़े मुद्दों को लेकर ऐलान करने वाले हैं, उसमें ये मुद्दे प्रमुखता से शामिल हो सकते हैं। राहुल गांधी ने आज के ऐलान को लेकर सोशल मीडिया पर मंगलवार को जो कुछ भी लिखा, उसमें भी ऐसे संकेत हैं। राहुल ने लिखा है कि अब डिग्री को सम्मान मिलेगा, समस्याओं को समाधान मिलेगा और सभी को काम मिलेगा। कांग्रेस आपके हाथों में देगी भविष्य की कमान, होगा बड़ा ऐलान। हमारी पॉलिसी बिल्कुल साफ है। सामाजिक अन्याय के खिलाफ क्रांतिकारी कदम, जाति जनगणना। राहुल के आज के ऐलान में कांग्रेस के घोषणा पत्र की झलक होगी। इधर दिल्ली में पार्टी के घोषणा पत्र का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। घोषणा पत्र में क्या क्या होगा, TV9 भारतवर्ष पहले ही बता चुका है। आज घोषणा पत्र के ड्राफ्ट को पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंपा जाएगा। देखिए, हम लोगों का जो मैनिफेस्टो कमेटी है 17 लोगों की थी, हम लोगों ने अपना ड्राफ्ट कंप्लीट कर लिया है। अब ये ड्राफ्ट CWC में जाएगा और आप वो फाइनलाइज करेंगे। उसके बाद वो फाइनलाइज होके आएगा, फिर आपके पब्लिक डोमेन में आएगा, फिर आप लोगों के सामने आएगा। वैसे बहुत सारी बातें आप अपने सूत्रों से निकालते ही रहते हैं। और राहुल गांधी की यात्रा आज राजस्थान पहुंचेगी। इससे पहले मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में राहुल की यात्रा के दौरान क्या हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। राहुल गांधी की न्याय यात्रा इस वक्त मध्य प्रदेश में है। राहुल की यात्रा मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में प्रवेश करेगी। बताया जा रहा है कि आज न्याय यात्रा राजस्थान के बांसवाड़ा में पहुंचेगी। राहुल ने मध्य प्रदेश के कई जिलों में यात्रा कर जनता के बीच अपनी बात रखने की कोशिश की। इससे पहले राहुल कल उज्जैन के महाकाल के दरबार पहुंचे। राहुल ने यहाँ विधिवत बाबा महाकाल की पूजा की, मत्था टेका, फिर उज्जैन में 3 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। राहुल की यात्रा के दौरान कमलनाथ भी मौजूद रहे। शाहजहांपुर से राहुल गांधी जब गुजर रहे थे, उस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता मोदी मोदी और जय श्री राम के नारे लगाने लगे। इसे देखकर राहुल गांधी ने अपनी गाड़ी को रुकवाया और बीजेपी कार्यकर्ताओं के पास पहुंच गए। बीजेपी कार्यकर्ताओं को फ्लाइंग किस करते हुए आगे बढ़ गए। राहुल ने उसके बाद पीएम मोदी पर निशाना साधा। मोदी जी चाहते हैं, मोदी जी चाहते हैं, मोदी जी चाहते हैं कि आप मोदी जी चाहते हैं कि आप दिन भर मोबाइल पे रहो, जय श्री राम बोलो और भूखे मर जाओ। ऐसा पहली बार नहीं है जब बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल के सामने मोदी मोदी के नारे लगाए हों। और पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर बैठे किसान आज दिल्ली कूच करने वाले हैं। किसानों का क्या है प्लान, किसानों के दिल्ली कूच पर राजधानी दिल्ली में क्या है सुरक्षा इंतजाम, देखिए इस रिपोर्ट। MSP की गारंटी की मांग पर अड़े किसान आज दिल्ली कूच की तैयारी में हैं। किसान संगठनों का कहना है कि पूरे भारत से किसान शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली के जंतर मंतर की ओर मार्च करेंगे। इस मार्च में मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार से दिल्ली पहुंच रहे हैं। 6 मार्च को पूरे देश से किसान दिल्ली जंतर मंतर की तरफ कूच करेंगे शांतमय ढंग से। और हमारे पास उसकी जानकारी आना शुरू हो गई है कि मध्य प्रदेश से किसानों ने, राजस्थान से किसानों ने और बिहार से किसानों ने चलने के लिए तैयारी कमर कसे कस लिए हैं और वो शुरू हो चुका है। पूरे देश के छात्र संगठन, महिला संगठन, सामाजिक संगठन, जितने डॉक्टर एसोसिएशन हैं, जितने एडवोकेट एसोसिएशन, बार काउंसिल हैं, उनका समर्थन हमें लगातार जारी है। किसानों के दिल्ली कूच की खबर के बाद दिल्ली पुलिस अलर्ट है। किसानों के दिल्ली कूच को लेकर स्पेशल ब्रांच ने दिल्ली पुलिस को अलर्ट किया है।
स्पेशल ब्रांच ने कहा है कि बस और छोटी गाड़ियों के जरिए दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के घुसने की आशंका है। छोटे छोटे ग्रुप्स में प्रदर्शनकारी दिल्ली में दाखिल होने की कोशिश करेंगे। दिल्ली में घुसने के लिए प्रदर्शनकारी दिल्ली के सटे गांव और गलियों का सहारा ले सकते हैं। स्पेशल ब्रांच ने अलर्ट में ये भी कहा है कि ये प्रदर्शनकारी लुटियन जोन में जमा होकर प्रदर्शन करना चाहते हैं। स्पेशल ब्रांच के इस अलर्ट के बाद दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स, बस, रेलवे और दिल्ली मेट्रो पर दिल्ली पुलिस की पैनी नजर है। साथ ही नई दिल्ली और दिल्ली की सीमा पर भीड़ जमा न हो, उसके लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली कूच की जिद पर अड़े किसान आज क्या करेंगे, कैसे दिल्ली पहुंचेंगे, ये देखना होगा। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने 80 सीटों वाले यूपी में बड़ा दांव खेला है। योगी सरकार 2.0 का पहला मंत्रिमंडल विस्तार हुआ। यूपी मंत्रिमंडल में किसे जगह मिली, इस रिपोर्ट में देखिए। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने से पहले यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार किया गया। योगी मंत्रिमंडल में 4 नए मंत्री को शामिल किया गया। ओपी राजभर, अनिल कुमार, सुनील शर्मा और दारा सिंह चौहान को मंत्री बनाया गया। उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 7 साल में एक भी दंगे नहीं हुए, कहीं कर्फ्यू नहीं लगा, कानून का राज है, गरीब कमजोर अमन चैन से है। दारा सिंह ने कहा कि इस बार 80 में 80 सीटें जीतेंगे। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें जितवा करके देश में जो लक्ष्य निर्धारित किया हमारी पार्टी ने 400 के पार करके फिर नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। मंत्री बनाए जाने पर अनिल कुमार ने जयंत चौधरी, सीएम योगी और पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया। ये मेरे लिए, मेरे वर्ग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और एक मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करूँगा, प्रधानमंत्री जी का करूँगा और जो भी जिम्मेदारी मुझे मिलेगी उस जिम्मेदारी को ईमानदारी निष्ठा से निर्वहन करने का काम करूँगा। सीएम ने सभी मंत्रियों को बधाई दी है। और अपने भड़काऊ और विवादित बयानों के लिए जाने जाने वाले उत्तर प्रदेश के बरेली के मौलाना तौकीर रजा को कोर्ट ने 2010 के दंगा केस का मास्टरमाइंड और मुख्य आरोपी मानते हुए पेश होने के लिए समन जारी किया। बरेली की अदालत ने मौलाना तौकीर रजा को 11 मार्च को पेश होने के लिए समन जारी किया है। बरेली के अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम रवि कुमार दिवाकर ने तौकीर रजा को दंगे का मास्टरमाइंड बताते हुए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों पर भी तल्ख टिप्पणी की। कोर्ट ने पुलिस प्रशासन के अधिकारियों पर सत्ता के इशारे पर तौकीर के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय उसे सहयोग करने जैसे सख्त टिप्पणी की। तौकीर रजा को दोषी ठहराए जाने वाले आदेश की कॉपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी भेजी गई है। मार्च 2010 में मौलाना तौकीर रजा ने जुलूस ए मोहम्मदी के दौरान भड़काऊ भाषण दिया था, जिसके बाद दंगा भड़क गया था। इस दौरान दंगाइयों ने सैकड़ों पुलिस चौकी, पेट्रोल पंप, सब्जी मंडी को आग के हवाले कर दिया था। इस दंगे की वजह से 27 दिनों तक बरेली में कर्फ्यू लगाया गया था। दंगे के दौरान कई घरों में आग लगा दी गई थी। कोर्ट ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए तौकीर रजा को मास्टरमाइंड करार दिया है। इस केस में 178 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया था। इस मामले की सुनवाई में पुलिस कर्मियों के भी बयान दर्ज किए गए थे। आरोप है कि तत्कालीन बीएसपी की सरकार में अधिकारियों की लापरवाही की वजह से तौकीर रजा को छोड़ना पड़ा था। और उत्तर प्रदेश के जौनपुर से पूर्व सांसद धनंजय सिंह को अपहरण और रंगदारी के मामले में कोर्ट ने जेल भेज दिया है। दोषी मानते हुए आज सजा का ऐलान होगा। नमामि गंगे परियोजना के मैनेजर अभिनव सिंघल के अपहरण व रंगदारी मांगने के मामले में जेडीयू नेता और जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह और उनके सहयोगी संतोष विक्रम को दोषी करार दिया गया। मामला मई 2020 का था। ये नमामि गंगे एक प्रोजेक्ट जो चल रहा है उसके मैनेजर अभिनव सिंघल के द्वारा ये आरोप लगाया गया था अपहरण और फिरौती, और ट्रायल के उपरांत सारे गवाह परीक्षित कराया गया और इन लोगों को दोषी सिद्ध किया गया है। और भारतीय नौसेना की शक्ति और सामर्थ्य लगातार बढ़ रहा है। आज कोच्चि में भारतीय नौसेना के बेड़े में सी हॉक हेलीकॉप्टर को शामिल किया जाएगा। इसके साथ लक्षद्वीप के मिनिकॉय आइलैंड पर भारतीय नौसेना का नया नेवल बेस आईएनएस जटायु का भी आज उद्घाटन होने वाला है।
बीते कुछ सालों में समुद्र में अपनी ताकत को मजबूत किया है। भारत की तैयारियों और ताकत का लोहा दुश्मन देश चीन भी मानने लगा है। आज कोच्चि में INS गरुड़ पर सी हॉक हेलीकॉप्टर को कमीशन किया जाएगा। अमेरिकी 60R सी हॉक हेलीकॉप्टर ब्लैक हॉक का ही समुद्री वेरिएंट है। इस हेलीकॉप्टर के मिलने से हिंद महासागर में भारतीय नौसेना की ताकत में और इजाफा होगा। भारत ने अमेरिका के साथ साल 2020 में 24 MH सी हॉक हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए समझौता किया था। दूसरी तरफ लक्षद्वीप के मिनिकॉय आइलैंड पर भारतीय नौसेना का नया नेवल बेस INS जटायु का भी आज उद्घाटन होने वाला है। लक्षद्वीप मिनिकॉय तिरुवनंतपुरम से 425 किलोमीटर दूर है। लक्षद्वीप के नेवल बेस INS जटायु से वो मालदीव सिर्फ 524 किलोमीटर दूर है, जहां से चीन अरब सागर में भारत के खिलाफ साजिश करने की कोशिश करता है। मिनिकॉय आइलैंड पर बने नए एयरपोर्ट और एयरफील्ड से फाइटर जेट्स, मिलिट्री एयरक्राफ्ट और कमर्शियल विमान उड़ान भरेंगे। मिनिकॉय आइलैंड के अलावा अगाती आइलैंड में भी एक नया बेस बनाया जाएगा। कवरत्ती में भी नया एयर बेस बनेगा। लक्षद्वीप में नए नेवल बेस और एयर बेस बनने के बाद समुद्र में भारत की सामरिक और रणनीतिक ताकत कई गुना बढ़ जाएगी।